अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज हेतु आंवला के बाग का प्रबंधन। लखराम दुग्ध सहकारी समिति हुई किसानों के लिए लाभदायक। धान में खैरा रोग का कारण एवं निवारण पर जानकारी। प्रदेश के जिन किसानों ने आंवला के बाग लगा रखे हैं उनमें अभी फल विकसित हो रहे होंगे और इन फलों का विकास अच्छा हो, इसके लिए जरूरी है कि इन फल वृक्षों की देखरेख सही प्रकार से की जाए। तो वर्तमान में आंवला के बाग का प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। किसान भाइयों, हमारे जो फल उत्पादक किसान हैं जो कि आंवले की खेती विशेष रूप से हमारे फलों के रूप में लेते हैं, और आंवले के इस वक्त जो बगीचे हैं उसमें ये देखा जाता है कि समसामयिक जो बातें हैं उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कि आंवले के अभी फल आ रहे हैं या कहीं कहीं पर फल आ चुके हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें इन बात का ध्यान रखना है कि चूंकि वर्षा ऋतु है तो पानी का भराव हमारे आंवले के जो बगीचे हैं उनमें ना हो। अगर हमारा पानी की समस्या आती है तो निश्चित रूप से आपके फलों के गिरने की समस्या आती है, फल अच्छे नहीं बनते हैं और दूसरी बीमारियों की भी संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में हमें चाहिए कि हमारे खेत में जो भी हमारे फल वृक्ष हैं उनके चारों तरफ गुड़ाई करें, मिट्टी की चढ़ाई कर दें ताकि पानी का भराव कम से कम हो और तने से मिट्टी पानी का दूर रहे। और इस बात का ध्यान रखें कि जो गोबर की खाद है वो लगभग आप एक एक जो हमारे वृक्ष हैं उसके हिसाब से लगभग 5 से 10 किलो गोबर की खाद गुड़ाई करके उसके चढ़ा दें ताकि वो आपके फलों को फायदा दे सके। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि खरपतवारों की समस्या कम से कम हो। इसके अलावा नेक्रोसिस की समस्या हमारे आंवला के वृक्षों में बहुतायत में देखी जाती है, और आंवले के वृक्षों में ये देखा गया है कि जब नेक्रोसिस की समस्या होती है तो फलों से हल्का हल्का स्राव होने लगता है और धब्बे बनने लगते हैं। तो ऐसे टाइम में हमें चाहिए कि जो कार्बन ऑक्सीक्लोराइड है उसकी लगभग 2% की मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर हम छिड़काव करते हैं तो हमारे जो आंवले के फल हैं वो अच्छे रहेंगे और नेक्रोसिस की समस्या से भी दूर रहेंगे। कई बार ये देखा गया है कि गालमिज की समस्या भी बहुतायत में हमारे आंवले के वृक्षों में देखी जाती है। तो ऐसे अगर कोई समस्या दिख रही है तो आप गालमेज को कट कर दें या तोड़ दें और उसको वहाँ से हटा दें। कई बार ये देखा जा रहा है कि जो हमारे पौधे हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो कम्बल कीट होता है उसके बहुत ज़्यादा उसमें पत्तियों में इकट्ठे झुंड के झुंड लगे होते हैं। तो इन झुंड के झुंड लगे हुए कीटों को जो है आपको तोड़ाई करके और इसको खेतों से बाहर करना है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर ऐसी कोई समस्या आ रही तो हमें इमेडाक्लोप्रिड जो दवा है उसका छिड़काव करना है। लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें।
और इसके अलावा किसान भाई, आंवले की अच्छी पैदावार के लिए आपको एक विशेष रूप से बात का ध्यान रखना है कि जो एंडरबिला जो होता है, जो आपने देखा होगा कि हमारे आंवले के वृक्षों में तनों में कुछ छेद हो जाते हैं और कुछ जाली जाली सा बना हुआ रहता है। तो आपको चाहिए कि जाली, पहले जो जाल टाइप का आकार बन जाता है तनों के आसपास, उसको हटावें और जहाँ भी छेद है वहाँ पे आप रुई में जो हमारी मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल होता है उसके डुबा के फोए वगैरह अंदर भर दें और उसके बाद मिट्टी भर दें, ताकि जो एंडरबिला जो इंसेक्ट है या कीट है उसकी रोकथाम हो सके और आपके जो फल वृक्ष हैं उनके तनों में छेद होने से रोका जा सके, ताकि आपकी जो उसके पोषक तत्व हैं वो पूर्ण रूप से पौधों के फलों तक और पत्तियों तक पहुंच सकें। इस प्रकार बताई हुई जो बातें हैं, आंवले के हमारे जो आंवले के उत्पादक हमारे कृषक हैं वो हमारे बगीचों में बताई हुई समसामयिक बातों का ध्यान रखते हुए अगर कार्य करते हैं तो आपके फल वृक्ष अच्छे फल देते रहेंगे। हमारे प्रदेश में झरबेरा की खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो हमारे जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती कर रखी है तो वो उससे अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए इस वक्त इसमें कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं, इस विषय पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं एक प्रगतिशील किसान कृष्णदेव ठकराल। हम लोग झरबेरा के पॉली हाउस में खड़े हैं जो कि अपने दूसरे साल में प्रवेश कर रहा है। आप देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ झरबेरा की बेड हैं और उस पे जो है फूल भी खिले हुए हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि मौसम में परिवर्तन आ रहा है, तापमान कम हो रहा है, तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है इसकी सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई के बारे में किसान भाइयों, जितना गर्मी में हम पानी इसको लगाते थे, अब जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर, तापमान यदि कम होता है तो हमें पानी कम लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए दिन में देखना पड़ेगा किसान भाइयों के पत्तियां इसकी यदि मुरझाती हैं तो पानी हमको आवश्यकता अनुसार बढ़ाना पड़ेगा, और अगर पत्तियां नहीं मुरझाती हैं तो जितना पानी दे रहे हैं उतना ही देना पड़ेगा, या और लगता है ज़्यादा पानी है तो हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि पानी के साथ भी कई बीमारियां और कीड़े जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो किसान भाइयों, ये तो पानी की बात रही। उसके बाद जो मेन इस समय कीड़े बीमारी की बात आती है, तो कीड़ा जो लगता है वो माइट, छोटी चींटी जिसको बोलते हैं। तो माइट में क्या है, पत्ते अंदर की तरफ मुड़ते हैं और सतह खुरदुरी हो जाती है, एक बराबर क्लोरोफिल उसमें नहीं रहता। तो माइट जब लगती है तो पत्तियां डी शेप हो जाती हैं और फूल की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं रहती। फूल में कई जगह बदरंगे धब्बे से आ जाते हैं जिसको बाजार में नहीं लिया जाता। तो माइट के लिए किसान भाइयों एक दवा आती है एबासिन, वो 300 लीटर में 1 लीटर घोल के आप उसका स्प्रे करें तो इससे माइट भी कंट्रोल हो जाती है और थ्रिप्स भी कंट्रोल हो जाती है। वैसे यदि थ्रिप्स है तो उसमें पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, बाकी लक्षण वही रहते हैं माइट वाले। तो इसमें एमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है जो आधा ml 1 लीटर पानी में मिला के आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक सूंडी लगती है जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, फूल को भी काट देती है, पत्तों को भी काट देती है। तो उसके लिए दवा आती है कोराजन। ये दवा जो है 1 ml 3 ml में डाल के मिला के, घोल मिला के इसका कर सकते हैं। इस दवा की खासियत ये है कि ये सेफ है और बहुत लंबे समय तक इसका असर रहता है, 1-1.5 महीने तक इसका असर रहता है। किसान भाइयों, उसके बाद इसकी गुड़ाई, निराई, खरपतवार समय समय पर निकालते रहें। जो नीचे के पुराने पत्ते हो गए हैं, जो पक गए हैं, पत्ते सड़ने लग गए हैं, उनको निकालते रहें। और इसके अलावा हमारा जो है प्रबंधन जो है खाद का, यदि सही सलामत चलता रहे। इस समय इसको बोरान की विशेष आवश्यकता होती है क्योंकि फूल खिलते हैं, तो बोरान की कमी नहीं आनी चाहिए। बोरान की कमी में फूल जो हैं वो
विशेष तरह के हो जाते हैं, अजीब प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें उसमें चमक नहीं रहती है, तो बोरान का हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा देखना चाहिए यदि पत्तियां हमारी पूरी ग्रोथ नहीं ले रही हैं, क्योंकि पत्तियां ग्रोथ लेंगी तभी उसमें अच्छा फूल निकलेगा, और हर 4 पत्तियों के बाद एक फूल निकलता है। तो इसके बाद जो है NPK का भी विशेष रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए। और आगे जैसे त्योहारों का सीजन आ रहा है, नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र के बाद दिवाली का सीजन आ रहा है, तो किसान भाइयों यदि इन छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो हम बहुत कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। धान के कटोरा छत्तीसगढ़, जिहाँ भराए है प्राकृतिक देन। यहाँ के चिन्हारी कर्मा ददरिया अब्बड़ सुघ्घर है। यहाँ के राजभाखा मानो आप मन के अपन भाखा मा। हमन अउ आपो मन देखबो छत्तीसगढ़ ला अउ तीरले। काबर के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ी न्यूज देखो हर दिन बिहनिया 7:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। धान की खेती हमारे राज्य के प्रमुख रूप से की जाती है और वर्तमान में ये वनस्पतिक बढ़वार की अवस्था पर होगी, लेकिन अक्सर फसल में इस अवस्था पर खैरा रोग का प्रकोप देखने को मिलता है, जिसकी पहचान और प्रबंधन की जानकारी हमारे किसान भाइयों को नहीं होती है। तो किसान भाइयों, आप इस रोग की पहचान कर इसका नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर विमला रॉय। इस वर्ष धान की रोपनी में देरी हुई है, पर कुछ किसान भाई हल्की फुल्की बारिश में या अपने द्वारा सिंचाई करके धान की रोपनी कर चुके हैं, और जो पौधे हैं धान के वो भी बिचड़े 20 से 25 दिनों के खेत में हो चुके हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि पौधे सूखे जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इसमें किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप ध्यान से देखें कि आपके बिचड़े में ऊपर से 3 पत्तियाँ पहले हल्के भूरे रंग की हो जाएंगी और धीरे धीरे ये रंग जो है गाढ़ा होते जाएगा और ऊपर से नीचे की ओर आएगा और आपका पूरा पौधा जो है सूखने जैसा लगेगा। इसका रंग जो है खैर के रंग का हो जाएगा, गाढ़ा भूरा, और धीरे धीरे पूरा आपका जो खेत है ये खैर रंग का से भर जाएगा। इसलिए यह जो है बीमारी खैरा रोग के नाम से जानी जाती है। कितने किसान भाइयों को लगता है कि पानी नहीं पटाने के कारण या बारिश नहीं होने के कारण यह जो है सूख गया है, लेकिन आप जब ध्यान से देखिएगा कि यह खैर रंग जो है यह जिंक की कमी के कारण है। जब मौसम सूखा होता है तो जमीन में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनको धान के पौधे नहीं ले पाते हैं। इसलिए यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो सिंचाई कर दें, और नहीं तो हल्की यदि बारिश होगी तो यह रंग जो है अपने आप खत्म हो जाएगा और आपके पौधे हरे हो जाएंगे। लेकिन यदि हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है और यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो इस जिंक की कमी को खत्म करने के लिए आप मल्टीप्लेक्स का स्प्रे कर सकते हैं या जिंक सल्फेट का भी स्प्रे करके अपनी धान की फसल को बचा सकते हैं। पानी कम होने के कारण सीधी रोपाई, मतलब कि बिछड़ा नहीं उगाना है, सीधे धान के बीज को खेत तैयार करके उसमें डाल दिया जाता है, और जिससे क्या होता है कि धान के पौधों में फिर जिंक की कमी दिखाई देने लग रही है। तो उसमें भी मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगी
कि वो एक सिंचाई कर दें और जिंक सल्फेट का छिड़काव कर दें, या मल्टीप्लेक्स लिक्विड जो है बाजार में उपलब्ध है उसके छिड़काव से भी ये बीमारी कम हो जाती है। मैं मल्टीप्लेक्स का सुझाव इसलिए दे रही हूँ कि पानी कम होने के कारण पौधों में जो भी सूक्ष्म तत्व है, जिंक है या आयरन है, ये सब धान के पौधे अपने में नहीं ले पाते हैं। इसके कारण आजकल धान में देखा जा रहा है कि पत्तियां जो हैं 1-1.5 महीने के अंदर भूरा तो हो ही रहा है, साथ में कई खेतों में हल्का सफेद जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब कि आयरन जो है, जो जमीन से आयरन की कमी हो रही है, पौधा ले नहीं पा रहा है। तो इसके लिए यदि आप मल्टीप्लेक्स का छिड़काव करते हैं तो पौधों को आपको जस्ता भी मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा, और यह एक प्रकार का टॉनिक है जिससे आपका जो पौधा है जो 1.5 महीने के अंदर है वह जो है स्वस्थ हो जाएगा। आगे आने वाली बीमारियां भी इसमें नहीं होंगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। देश के किसी भी कोने में होने वाले चुनाव, क्या यार, दिन भर वही घिसी पिटी चीजें। इसमें न्यूज थी, एंटरटेनमेंट कहाँ था? बासी हो गया बॉस, पका डाला। क्या हुआ, ऊब गए? तो हो जाइए रिफ्रेश। लीजिए जायका मनोरंजन के सभी रसों का, वो भी चटपटे और मजेदार अंदाज में। मिर्च मसाला। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के अधिकतर किसान कृषि के साथ गाय एवं भैंस का पालन करते हैं और जानकारी के अभाव में वो इनसे वो लाभ नहीं ले पाते जो मिलना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में जिला बिलासपुर के ग्राम लखराम के किसानों ने लखराम दुग्ध सहकारी समिति बनाकर गाय और भैंस का पालन शुरू किया है। उसमें आज अच्छी नस्ल के पशुओं के साथ साथ प्रति पशु दुग्ध उत्पादन तो अधिक हुआ ही, साथ ही बाजार भाव भी अधिक मिलने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आइए मिलते हैं समिति के अध्यक्ष योगेश्वर दुबे से। मूलतः कृषि का कार्य करते हैं। हम लोगों के पास पशुपालन का भी काम है। हमारे इस समिति को की स्थापना किए 26 अप्रैल 2013 से हम लोगों ने ये दूध संकलन का कार्य शुरू किया है। इसके पहले हमको दूध का जो कीमत है वो 12 रुपये 13 रुपये मिलता था। इसके चक्कर में किसान लोग जो हैं अपने घर में जो उन्नत किस्म के पशु थे उनको सबको वो बेचना शुरू कर रहे थे। इसके लिए हम लोगों ने 2-4 और हमारे किसान भाई हैं वो मिल करके पशु विभाग के डॉक्टर साहब से बात किए, डॉक्टर सिंह से, और उन्होंने देवभोग से चर्चा की और इस तरीके से उनके सहयोग से हम लोगों ने एक समिति का निर्माण किया और 25 सदस्यों ने मिल करके हम लोगों ने 26 अप्रैल को 2013 को ये कार्य शुरू किया। उस शुरू दिन हम लोगों ने 33 लीटर दूध संकलन किया और संकलन करके देवभोग को भेजे। बीच में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 200-250 लीटर जब हुआ तब नाबार्ड से पटनायक साहब आए और उनसे जब हम लोगों ने चर्चा किया उन्होंने हमको सहयोग दिया और उनके सहयोग से हमारे समिति के 10 लोगों को बैंक से फाइनेंस हुआ, 22 लाख रुपए फाइनेंस हुआ जिसमें हम लोगों ने खरीदी और उसके बाद से फिर हमारा दूध का जो है संकलन लगातार बढ़ता हुआ आज की स्थिति में 550 लीटर हम प्रतिदिन देवभोग को भेज रहे हैं और आसपास के किसान भी हम लोगों से जुड़ना शुरू हो गए। अभी वर्तमान में समिति में 45 लोग हैं। हम 10 लोगों का 22 लाख रुपए का फाइनेंस हुआ है। जिला सहकारी बैंक से हम लोगों ने फाइनेंस कराया है और जिला सहकारी बैंक में 3% ब्याज के दर से हमको फाइनेंस हुआ है। उसमें 44 गाय जो हैं हम लोगों ने खरीदी हैं। 44 जो गाय हम लोगों ने खरीदा है उसमें तो हम लोगों ने जर्सी, क्रास, साहिवाल और गिर ये नस्ल जो है खरीदे हैं। अभी वर्तमान में देवभोग से
जो पैसा मिलता है हमको वो 28 CLR और 4% फैट के हिसाब से 22.5 रुपये 50 पैसा दूध का पैसा पर लीटर, 2 रुपया 50 पैसा परिवहन अनुदान मिलता है और 3 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पशु आहार का पैसा मिलता है। इस तरीके से हम किसानों को 28 रुपये 75 पैसे का भुगतान पर लीटर दूध के हिसाब से करते हैं और आसपास के 5-7 गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब इस काम से लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा ये हुआ कि उनका जो पशु है जो बिक रहा था बाजार में वो रुक गया है। एक तरीके से कहूँ तो इससे पशुपालन से चहुमुखी विकास किसान जो है अपना कर रहा है। अब आइए मिले इस सहकारी समिति से लाभान्वित हो रहे किसानों से। मेरे पास अभी वर्तमान में 10 गाय हैं और उसके बछड़े हैं, कुल मिलाकर 20 जानवर मेरे पास है। मेरे पास एक गाय थी और उसके बाद उसका एक और हुआ तो 2, अब है 10 गाय। पूरा दूध मैं वही लेके दे देता हूँ। गांव में किसी को जरूरत रहता है तो गांव में भी दे देता हूँ। देवभोग में 28 रुपये 75 पैसा। तो अपने मन में एक उमंग हुआ कि हम भी क्यों ना एक समिति बनाएं और किसानों को इससे लाभ कमाएं कि जो थोड़े थोड़े दूध किसानों के द्वारा संचय हो रहा है उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तो लखराम दुग्ध संघ से हम लोग सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए और 5 लीटर से शुरू मैं कराया। आज मैं 75 लीटर दूध दे रहा हूं और मेरे यहाँ इस दूध से लगभग साल में 2 लाख रुपए का मैं बचत कर रहा हूँ। साथ में मेरा रासायनिक खाद जो लेता था वो करीब मैं 15 से 20 हजार रुपए का रासायनिक खाद में बचत कर रहा हूं और जो मैं खेती कर रहा हूं आज विष्णु भोग सुगंधित धान की जो खेती है उसमें जैविक विधि से इस गोबर खाद से मैं खेती करके और एक अच्छा आमदनी कमा रहा हूं। मेरे बच्चे इस आमदनी से मेरा खेती का जो एक मुश्त जो कमाई है वो बच जाता है जिसमें बच्चों की पढ़ाई में लगता है और घर का खर्चा खेती का कार्य पूरा मेरा इस गौ पालन से करीब 75 लीटर दूध दे रहा हूं और आने वाले 1-2 महीना के बाद मेरे पास करीब 125 लीटर दूध हो जाएगा। तो महीने में मेरे करीब 65 से 75 तक के वैसे मिल जाता है। गाय पालने में अब आधा का खर्च आता है, आधा उसका लालन पालन। अब आधा में मान के चलिए कि कम से कम हम 15-20 हजार रुपए 15 हजार रुपए तो महीना में 20 हजार रुपए तक के तो बचा ही लेते हैं। अब आइए मिलते हैं ग्राम लखराम के सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा से और जानते हैं इस समिति के बारे में उनके विचारों को। आपके मार्फत मेरे को जानकारी हुई तो मैंने फिर अपने उच्च अधिकारी से डॉक्टर के ध्रुव, साथ ही साथ डॉक्टर शंकर सिंह गहरवार जो MD देवभोग के थे, हम लोगों ने सोचा कि इनकी मार्केटिंग की कुछ न कुछ व्यवस्था करी जाए और उसमें देवभोग के जो हमारे गहरवार साहब थे MD, उनसे मैंने चर्चा करने के उपरांत हम लोगों ने यहाँ पे मिल्क सोसाइटी शुरू किया। मिल्क सोसाइटी शुरू करने का ये कारण हुआ कि धीरे धीरे लोगों का जुड़ाव बनता गया तो दूध बेचने की जो समस्या होती थी मॉनिटरिंग माने वो दूर हुई और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि जब जो सोसाइटी मेंबर हो गए उनमें 10 लोगों को जैसा कि बताया गया कोऑपरेटिव बैंक से 3% ब्याज में जो छत्तीसगढ़ शासन की योजना है उससे लोन दिलवाया। अभी हमारे जो भविष्य की जो योजना है इसमें से जो हमारे मेंबर हैं उसमें 16 मेंबर को, जिसमें 9 मेंबर को करीब माने 4 लाख रुपया और 7 मेंबर को 2 लाख रुपया ऐसा करके लोन फाइनेंस स्टेट बैंक लखराम करने जा रहा है। तो धीरे धीरे हम आगे इस तरह से बढ़ेंगे और इसके साथ साथ ये जो लखराम मदनपुर और सेमरताल पौंसरा का एक मिल्क रूट तैयार होगा जिसमें 10 महिला स्व सहायता समूह जिसमें से 3 लखराम का सेट तैयार हो गया है। ऐसे करके हमारा जो लक्ष्य है वो करीब 4 से 5 हजार लीटर पर डे का कलेक्शन का है जिसकी ओर हम आगे प्रयास। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जखौदा जिला मंडला के कृषक दिनेश धाकड़ ने। यह लेयर मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश धाकड़ जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप जब मुर्गी पालन करते हैं तो सबसे अधिक जो खर्चा आता है वो आहार पर आता है। करीब 70 से 80% खर्चा आहार पर ही आता है। अगर आहार हमारे मुर्गियों के लिए अच्छा देंगे तो उतना ही अच्छा हमें उत्पादन प्राप्त होगा। तो मुर्गियों को हम उनकी आवश्यकता अनुसार कई प्रकार से आहार देते हैं। जैसे हम शुरुआत में चिक राशन देते हैं, उसके बाद हम ब्रॉयलर राशन देते हैं, उसके बाद गिरोवर राशन देते हैं, फिर फिनिशर राशन देते हैं। तो जो चिक आहार है इसको हम 0 से 8 सप्ताह की उम्र के बच्चों को चिक आहार देते हैं।
इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो 22% रहनी चाहिए और जो हमारी ऊर्जा है वो 28 किलो कैलोरी प्रति किलो दाने में रहनी चाहिए। इस तरह से इसका आहार तैयार बाजार में मिलते हैं, तैयार हुए आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं। दूसरी बात आती है चिक आहार के साथ साथ आपका जो राशन आता है, जो गिरोवर राशन है, इसको हम 9 सप्ताह से लेके 15 सप्ताह की उम्र तक के बच्चों को देते हैं जब बढ़वार होती है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है 16% प्रोटीन रखते हैं और इसमें 2700 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दाने पर बनाते हैं। गिरोवर राशन के बाद आता है फिनिशर राशन। उसमें जो फिनिशर राशन में हम प्रोटीन की मात्रा रखते हैं आपकी 18% और जो किलो कैलोरी है जिसमें ऊर्जा की मात्रा है वो आपकी 2600 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दाने पर रखते हैं। तो इस प्रकार से ये दाने जो भी दाने हैं अलग अलग उम्र के बच्चों पर देते हैं। जैसे हमने बताया था जो फिनिशर राशन है वो 16 सप्ताह से लेके और जब तक जो अंडे देने वाली मुर्गी हैं जब तक अंडा उत्पादन बंद नहीं कर देती हैं उस समय तक हम ये फिनिशर राशन देते हैं। तो इस तरह से ये जो राशन है इसमें राशन में साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारे एंटीबायोटिक्स हैं यानी कि प्रतिजैविक दवाइयां हैं उनको भी इसमें मिलाना पड़ता है जिससे उनकी बढ़वार पर कोई बढ़वार अच्छा होता रहे और उत्पादन भी अच्छा होता रहे। साथ ही साथ जो कुछ फीड एडिटिव्स हैं उनको भी इन पे मिलाना पड़ता है। जो आहार खिलाते हैं हम इसका विशेष रूप से ये ध्यान रखते हैं जो आहार देने वाले बर्तन हैं फीडर जिसको बोलते हैं उसमें ही डालते हैं, लेकिन दाना डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि जो फीडर है उसको हम पूरा नहीं भरते, 1/3 भाग उसको भरते हैं क्योंकि जब होता क्या है जो मुर्गियां हैं इसको दाने को जो खाती हैं तो उससे दाना ज़्यादा गिराती खाती कम है गिराती ज़्यादा है जिससे कि दाने की बर्बादी रहती है। साथ ही साथ पानी वाली जो व्यवस्था बनानी पड़ती है, पानी मुर्गियों को हर समय स्वच्छ जल देना चाहिए और साफ देना चाहिए। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सोयाबीन से अधिक उत्पादन हेतु किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।